अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि ये लेक्चर 7 मैंने पहले ही जो है ले लिया था, इसलिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी वो मैंने अभी डिलीट की हैं। और हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीम किया है लेक्चर नंबर 7 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ये हुआ कि ना मैं स्क्रीन शेयर कर पाया और ना ही मेरी आवाज़ सही आ रही थी। और वो पूरा लेक्चर ऐसे ही मतलब चलता रहा। हालांकि मैं समझाता रहा, पूरा लेक्चर मैंने आधा घंटा 40 मिनट का लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही और ना ही मेरी तस्वीर, ना ही मतलब पूरी मेरी जो स्क्रीन शेयर हो रही होती है डेली के बेसिस पे वो ना हो रही थी और ना ही मेरी आवाज़ जा रही थी। तो मैंने भी डबल चेक नहीं किया। शायद आप लोग भी देख रहे थे, आप लोगों में से कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 लोग देख रहे थे। लेकिन पॉसिबल है उन्होंने ये कहा होगा कि हम लोग वेट कर लेते हैं, शायद सर ने खुद जो है शेयर नहीं किया स्क्रीन। तो आधा घंटा बहरहाल ऐसे चलता रहा। चलें, कोई मसला नहीं। हालांकि हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी लेक्चर 7 में, लेकिन ये एक लाइव स्ट्रीम नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो ये मैं पोस्ट करूँगा बाद में। तो लेक्चर 7 ही है ये। हमने आज डिस्कस करना था, कंडीशंस डिस्कस करने थे, और कंडीशंस के अलावा मुझे जो है कंडीशन का अल्टरनेटिव डिस्कस करना है आज, कि अगर हम कंडीशन यूज़ करते हैं तो फिर कंडीशन अगर सिलो हो या कंडीशन के साथ एक और चीज़ भी उसकी जो अल्टरनेटिव है वो किस तरीके से कर लेंगे। स्विच केस हो गया वो, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल में ये जो है कोड लेक्चर 2 कोड जो फाइल का नेम है, इसमें हमने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है फर्स्ट वाल, ठीक है। लेकिन गलती से मैंने ये जो है फाइल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ये टेस्टिंग वेरिएबल वाला किया है, जिसमें वेरी बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर था वो क्लियर था। आज मैं ये कोड भी इंशाल्लाह फेसबुक पे रख दूँगा, शेयर कर दूँगा। इसमें सेकंड लेक्चर से लेकर 5th-6th लेक्चर तक सारी प्रैक्टिस है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने असाइनमेंट दिया था कि यूजिंग द इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स, और उसके बाद रिपीट एंड कोड द PHP कंपेरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि कंपेरिजन ऑपरेटर जो मैंने पढ़ाए हैं उनको भी आप लोगों ने रिपीट करना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटल जो ऑपरेटर होते हैं उनको भी आपने देख के आना है, या उस पर भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ताकि जो है वो आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स पे। PHP इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मैं इसलिए हमेशा गूगल करता हूँ कि जो है आप लोग भी गूगल करें, आप लोग भी चेक करें, जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर स्टक ना रहें, आप लोग भी गूगल करके देख लें, ठीक है। मैंने PHP लिखा ही नहीं, हालांकि मेरी सर्च ज़्यादा PHP से रिलेटेड हैं, तो इसने खुद ही सॉरी मैंने PHP लिखा है मैंने समझा मैंने PHP नहीं लिखा। बहरहाल ये देखें, इसने कहा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हैं ऑपरेट। ये आप लोगों को पता है कि $x लिखा हुआ है। $x मतलब एक कोई वेरिएबल है, x का, उसको डॉलर के साथ x के $x लिखा है, तो मतलब x वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम इसका लिखा है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब जो है ये यूज़ कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको भी खोल लेता हूँ, ये दोनों वेबसाइट्स मैंने खोल लिया। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स, ये सारे अब वेरिएबल हो गए। मुझे कहाँ जाना है, मुझे इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल दिखा दें एक दफ़ा। इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल कहाँ रह गया, हाँ सॉरी ये है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ये होता है कि प्लस $x, इसका मतलब ये है कि जब हम प्लस $x एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी x की जो वैल्यू होगी वो पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद वो प्रिंट होगा। x की जो वैल्यू हो प्रिंट होगी, मतलब इंक्रीमेंट हो के प्रिंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल $x की जो वैल्यू है वो 5 है, 4 है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ $x जो है उसकी वैल्यू 5 है। तो अगर मैं इको करके प्लस ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, ओ सॉरी प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है जी, प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको इको कर दिया, क्या मसला है इस कोड में,
डॉलर मैंने नहीं लिखा, डॉलर लिखना चाहिए मुझे, डॉलर मैंने लिखा। और ये मैंने देखें ये जो है प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले इसने क्या किया, डॉलर के साथ प्लस प्लस कर दिया। प्लस प्लस आप लोगों को पता है कि प्लस प्लस मतलब उसकी एक वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या किया इसने कि एक को किया, उसके बाद इसने जो है यहाँ पे बढ़ा के कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ डॉलर एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। अब इसको मैं डॉलर एक्स को इको करके देखूँगा, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता उसकी वैल्यू चेंज होगी, हाँ नहीं हो रही, ठीक है। अब डॉलर एक्स प्लस प्लस पे भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब ये तो अजीब है। हालांकि बहरहाल ये पोस्ट इंक्रीमेंट का यही तो कमाल है कि ये लूप में वैल्यू बढ़ा देती है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखेंगे होनी तो चाहिए। बहरहाल मैं एक दफ़ा और कर लेता हूँ प्रैक्टिस, चेक कर लेते हैं। डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस प्लस, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा, ये दूसरी दफ़ा होगा, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं यकीनन, ये जब हम लूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लूप में भी इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। या अगर हमने इसको एक ऐसे कर दिया तो तब तो ये होना चाहिए, तब तो ये होगा भी सही, ये 6 लिखा आएगा, ठीक है। हालांकि प्लस प्लस पे ये नहीं हो रहा है इस तरीके से। चलें, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम इसको माइनस माइनस लिख लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है, तब भी कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम इसके आगे पहले माइनस करके, पहले जो भी उसकी वैल्यू है उसमें से एक हम माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक लूप भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लूप में हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई का मतलब ये होता है कि जनरली जब हम फॉर लूप लिखते हैं, आई लिख लें, एक्स लिखें, ए लिख लें, बी लिख लें, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। डॉलर आई लिखा है इसने, कह रहा है कि डॉलर आई जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से, आप चाहें तो वो 1 से स्टार्ट हो सकते हैं। ये लूप है, लूप का मतलब ये है कि सर्टेन नंबर ऑफ लूप आपने ज़िंदगी में पढ़ी होगी कि लूप क्या है। लूप का मतलब ये है कि मीन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। डॉलर आई है और ये इनिशिएट होता है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियल जो वैल्यू है वो यहाँ से होगा, ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट वैल्यू है। उसके बाद ये कंडीशन है, जैसे हमने बोला, मैंने कहा आई स्टार्ट हो जाए 0 से और आई जब तक लेस देन, ये कंडीशन है, आई लेस देन 10, जब तक आई 10 से कम हो तो आई प्लस प्लस करता रहे, ठीक है। आई प्लस करता रहे और क्या करे, आई को प्रिंट भी कर दे, इको आई कर दे, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट कॉन्किनेट कर दिया और मैंने ये बी आर भी कॉन्किनेट कर दिया, जैसे हमने पहले लेक्चर में किया था। बी आर मतलब लाइन ब्रेक, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है। इस ऊपर वाले इको को मैं बंद कर देता हूँ और ये जो इको है हमारा, ये देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसे 9 दफ़ा प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया, क्योंकि पहली दफ़ा इसने किया, आए दिया, आए लेके आया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, चेक किया, आए लेस देन 10 है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने आए प्लस प्लस कर दिया, हालांकि यहाँ पे पहली दफ़ा आए प्लस प्लस नहीं हुआ। मुझे यही आप लोगों को दिखाना था इंक्रीमेंट में कि जैसे ही हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, तो फर्स्ट रोटेशन आती है, जब पहली दफ़ा आता है तो उसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होती। यहाँ पे देखें, एक दफ़ा इसने आई चेक किया, आई इक्वल टू 0, इससे जब ये स्टार्ट हुआ आई लेस देन 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने आई प्लस प्लस कर दिया। तो हालांकि होना ये चाहिए कि अगर ये पहली दफ़ा हो जाए तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं आंसर के बाद 0 है, तो इसका मतलब ही यही है कि ये फर्स्ट टाइम जो है इंक्रीमेंट नहीं कर रहा।
फर्स्ट रोटेशन में उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब सेकंड रोटेशन होगी फिर वो उसकी जो प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू वो हमें दे देगा। ठीक है, आई ने हमने स्टार्ट किया 1 0 से, उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई। अच्छा, ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन करेक्ट हुई तो इसने इंक्रीमेंट किया और इसने यहाँ पे प्रिंट किया। उसके बाद दूसरी दफ़ा यहाँ पे जाएगा और देखेगा कंडीशन करेक्ट हुई, उसके बाद आएगा। इस तरीके से इसने 10 दफ़ा जो है ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, 10 दफ़ा इसने ये जो लूप है वो प्रिंट कर दिया। मुझे सिर्फ यही शो करवाना था कि ये पहली दफ़ा जो है यहाँ पे अगर हम प्लस प्लस लिख लेते हैं या माइनस माइनस लिख लेते हैं, इससे ये क्योंकि इनको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं कि ये पहली दफ़ा परफॉर्म नहीं होती, उसके बाद जब दूसरी रोटेशन आती है, दूसरी जो इटरेशन आती है उस पर जाके परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को जहन नशीन करनी है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो इसके साथ हमने ये फोर लूप भी सीख लिया। उसके बाद 2 और लूप हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे, लेकिन वो कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आज वाले लेक्चर फोर लूप में यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतना काफ़ी है। ठीक है, फोर लूप से पहले हमें कंडीशन सीखने चाहिए तो हम लोग कंडीशन पे मूव हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फोर लूप फॉर ईच लूप यूज़ करके मैं तकरीबन डेली के बेसिस पे मैं यूज़ कर रहा होता हूँ फॉर ईच लूप। वो लारावेल में यूज़ होता है मोस्टली, तो इसलिए मेरे जहन में वो था। बहरहाल हमने फॉर लूप जो है यहाँ पे देख लिया। उसके बाद जो है हम लोग कंडीशंस पे आ जाते हैं जल्दी से। कंडीशंस में हमारी इफ़ कंडीशन है, इफ़ एल्स कंडीशन है और एल्स इफ़ कंडीशन है। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन हमने पहले ही देख लिया था। और अगर मैं इफ़ कंडीशन को यहाँ पे कर लूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, या एक दफ़ा स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू इफ्तिखार। ठीक है, और इफ़ $x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम जो है देख लेते हैं कि इंटीजर को, ये कहाँ से आ गया भाई, आपको तो मैं बुला ही नहीं। बहरहाल ठीक है, $x ग्रेटर देन 0। तो यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हालांकि ये डबल दफ़ा आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि डबल दफ़ा आए। ठीक है, वो मैंने किया है $x नहीं y ले लेते हैं। ठीक है, y ले लेते हैं एक स्ट्रिंग y को, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर $y ग्रेटर देन 0 है तो ओके, तो ये स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग लिया, उसके बाद मैंने एक इंटीजर के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये स्ट्रिंग जो है ग्रेटर देन 0 है। चले मैं 1 लिख लेता हूँ, पॉसिबल है को वो फॉल्स काउंट कर रहा हूँ, फिर भी कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलें हम लोग कैसे कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ठीक है, शायद ये इसकी लेंथ ले रहा है, नहीं चलें हम लोग इसको गूगल कर लेते हैं, वाई स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर देन इंटीजर इन PHP। ठीक है, अब ये नई एक चीज़ है, वाई इंटीजर ग्रेटर देन PHP। तो स्टैक ओवरफ्लो हम चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। ओके, it takes $hello as 0. It is now PHP well-defined rule the company, after that you 5 less than will be true. ओके, तो ये क्या है, बहरहाल
लेंथ की बात नहीं है, पर कोई तो मसला है जो ये कंपेयर कर रहा है स्ट्रिंग और नंबर्स को, ठीक है। तो व्हेन स्ट्रिंग इज नेवर डिटरमाइंड एज follows। तो बहरहाल इनके पीछे भी कोई लॉजिक है, ये कोई या तो उसकी लेंथ ले रहा होगा, जो भी इसके पीछे जो भी स्ट्रिंग है इनकी, या तो लेंथ वगैरह लेके काउंट करके उस तरीके से कोई हिसाब है, लेकिन एक नई चीज़ है, नई प्रैक्टिस है, ठीक है। हालांकि ऐसे उठ पटांग जो है प्रैक्टिस मैं नहीं करता, लेकिन आज मेरे जहन में आ गया कि मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो बहरहाल हमने देख लिया, और हम लोग कहते हैं कि अब इक्वल्स टू कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू, मैंने एक वेरिएबल ऊपर लिया, उसको किसी स्ट्रिंग के बराबर कर दिया, और नीचे मैंने जो है एक उसी स्ट्रिंग को मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रिंग न्यू के बराबर है, तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। ये देखें, ये नल आ गया और फॉल्स आ गया। अगर मैं इस कंडीशन यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है, तो मैं इको कर लेता हूँ इस फॉल्स को, दिस कंडीशन इज false and would be executed in the else condition, ठीक है। और मैंने इसको बंद कर दिया, अब ये else में शो होगा मेरा, ठीक है, और ये अब else में शो हो गया, ठीक है। अब इफ़ का मतलब है या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कर दिया 2 और मैंने ये लिख दिया कि इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 2, तो ये हो, नहीं तो वो, तो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला ही होगा। लेकिन इसमें फिर मैंने गलती कर दी, ये इस तरीके से नहीं है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो ये होगा कि ये सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, ये तो एक पैराग्राफ है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। यस स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर, हालांकि स्ट्रिंग तो है नहीं। यस दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर, ओके। तो उसके बाद जो है ये वैल्यू, ये इफ़ वाला कंडीशन जो है करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू 2 एंड मैं लिख लेता हूँ $y ग्रेटर देन 3। अब आप लोगों को क्या लगता है कौन सी एग्जीक्यूट होगी? ये एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि एंड का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट ब्रैकेट में हैं वो सारे सही होने चाहिए, फिर जाके ये स्टेटमेंट रन होगा, वरना एल्स वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप लोगों ने देख ली। पहले हम लोग सिर्फ इफ़ भी लिख लेते हैं या इफ़ एल्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। या दूसरी कंडीशन ये भी है कि इफ़ के बाद भी हमने इफ़ लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ $y इज़ इक्वल टू 2 और $y इज़ इक्वल टू लेस देन 3, ठीक है। तो क्या हो, तो इको कर दूँ मैं इसको न्यू, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि या तो ये स्टेटमेंट सही होगी या ये स्टेटमेंट सही होगी, तो क्या होगा, ये इको हो जाएगा, ठीक है, वरना ये हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है सेकंड न्यू वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन सही है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब ये स्टेटमेंट भी सही है, इफ़ वाला भी सही है और ये इफ़ वाला भी सही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो दोनों होने चाहिए। तो ये दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर, उसके बाद लास्ट का न्यू है, ठीक है। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कॉन्टिनेट करके BR लगा लेता हूँ ताकि आसानी हो कि कितनी वैल्यूज़ जो है प्रिंट हुई है।
तो मैंने इसको लगा दिया br। अब देखें ये वैल्यू प्रिंट हुई है और ये भी प्रिंट हुई है। वजह क्या है? वजह क्या है? दो जो इफ स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो करेक्ट हो गई हैं हमारी, ये दोनों करेक्ट हो गई हैं, तो दोनों एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इफ़ के बाद एल्स इफ लगाते हैं, ठीक है। मतलब या तो ये सही होगा, एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया है तो जैसे ही यहाँ पे एल्स देखेगा वो जो कोड जैसे एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूट हो गया है तो और यहाँ पे एल्स दिया है, तो जैसे ही इसने एल्स देखा तो क्या होगा कि ये इसको चेक ही नहीं करेगा, भले ये करेक्ट हो फॉल्स हो जो भी हो, ये इसको चेक नहीं करेगा क्योंकि ये एक स्टेटमेंट सही होगी। अगर हम लोग एल्स को हटा के सिर्फ इफ लगा दें तो जितने स्टेटमेंट इफ के साथ सही होंगे तो सारों को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, सिवाय एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर इफ़ वाले करेक्ट नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात एल्स पे चला जाएगा, वरना एल्स इफ़ वाले सारे कर देगा और एल्स पे वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मेरे दो हुए हैं लेकिन मैंने एल्स इफ़ लगा दिया। अब एल्स इफ़ मतलब या तो ये सही होगा या ये सही होगा, वरना ये हो जाएगा। अगर ये दोनों सही नहीं होंगे तो इस पे चला जाएगा। चले हम लोग देख लेते हैं कौन सा एग्जीक्यूट होता है। ये दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, ये हो गया, ये मेरे ख्याल में पहला है, हाँ ये पहला है। अब अगर मैं कहता हूँ, हालांकि सही वाला ये भी है, ठीक है, सही ये दूसरा कंडीशन भी है, लेकिन इस जैसे ही इसने ये पूरा कंडीशन पूरा किया, नीचे देखा एल्स लिखा हुआ है तो इसने छोड़ ही दिया, इसको आगे पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इफ़ लिख लेते हैं तो क्या होता कि ये दोनों जो है इफ़ वाले कंडीशन हो जाते एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हम हज़ारों ऐसे एल्स इफ लिख सकते हैं कंडीशंस के साथ इफ एल्स लिख सकते हैं, और एक प्रोग्राम में हज़ारों कंडीशंस होते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे हज़ारों कंडीशंस होते हैं, 100 लाइन्स ऑफ कोड होते हैं जिसमें जो है ये एल्स इफ हमारे यूज़ होते हैं। लेकिन ये जितने एल्स इफ यूज़ होंगे उतना हमारा जो कोड है वो थोड़ा अजीब लगेगा और कोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके साथ कोड में कोड की जो स्पीड है वो स्लो होगी, और ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि जितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना उस तरीके से चीज़ें को यूज़ करें। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो ये सारी चीज़ें आप एल्स इफ हर जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको चीज़ों का अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि इससे अच्छा जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो क्या है इफ एल्स का, कि मतलब हमारी जो डिमांड भी है वो भी पूरी हो जाए, और उसके अलावा ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए, इतना कोड भी हमें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका फिर एक अल्टरनेटिव आता है इफ एल्स का, इफ एल्स अल्टरनेटिव, ठीक है। कौन सा अल्टरनेटिव है? इसको बोलते हैं स्विच केस, ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट। अब स्विच केस क्या है? स्विच केस फॉर एग्जांपल मैंने स्विच लिखा, अब मैंने इसको एक मिनट इसको जैसे मैंने स्विच लिख के एंटर किया तो ये आ गया। अब इसने लिखा हुआ है स्विच SWITCH, यहाँ पे वेरिएबल इसने लिखा हुआ है, ये केस लिखा हुआ है, वैल्यू लिखा हुआ है, इसने कमेंट्स में कोड लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, उसके बाद कोड, उसके बाद ब्रेक। अब देखें यहाँ पे कोड वैल्यू के बाद कोलन है, कोलन देना लाजमी है, उसके बाद जो भी कोड आपको लिखना है वो आप लिख लें। यहाँ पे ये कह रहा है जो भी वेरिएबल इस वेरिएबल के साथ आप रिप्लेस करना चाहें। हालांकि अगर मैं इसको अभी कमिट करके इसको मैंने कमिट कर दिया, ठीक है। अब सारी चीज़ें कमिटेड हैं मोस्टली, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। क्या हुआ? कह रहा है कि एरर है। कौन सा एरर है? कांस्टेंट वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। इस कोड एडिटर ने हमें बताया कि ये वेरिएबल यहाँ पे लिखो, मतलब डॉलर के साथ कोई भी वेरिएबल लिखो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि डॉलर जो है एक्स को मैं ले लेता हूँ 9 के बगैर, 9 एक्स की वैल्यू 9 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डॉलर एक्स लिख लेता हूँ, और क्योंकि वेरिएबल है ज़ाहिर बात है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर है हमारे पास, तो मैं यहाँ नंबर रिप्लेस कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 3। अगर 3 हो तो जो भी कोड होगा मैं यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोड रिप्लेस कर दें। इको मैंने लिखा है, मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 3, ठीक है,
क्योंकि केस में मैंने 3 लिखा है, हालांकि कोई और मैसेज भी मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद ये एक इफ एल्स कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब काफ़ी शॉर्टेस्ट तरीका है इफ एल्स का, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है इफ एल्स के बराबर, तो इसलिए लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं इसको यूज़ करना, ठीक है। अब ये एक इफ एल्स है, और फॉर एग्जांपल ये इफ़ है, अगर एक कंडीशन होगा तो ये इफ़ होगा, और उसके बाद अगर इफ़ कंडीशन ज़ाहरी बात है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंडीशन यूज़ होगी। डिफ़ॉल्ट जो एल्स की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं एक इको लिख लेता हूँ, दिस कंडीशन इज डिफ़ॉल्ट कंडीशन एंड वुड बी एग्जीक्यूटेड in the place of else, last else, when all the other statements are, when all the other cases are not correct, ठीक है। जब ये सारे केस जितने भी यहाँ पे केस होंगे वो सही नहीं होंगे तो ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम लोग एल्स कंसीडर करते हैं। ये इफ़ है, ये एल्स है। अगर हमने एक और कोड बढ़ा दिया, केस बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वो जो केस होगा वो इफ़ एल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया, द वैल्यू इज़ 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक और बढ़ा दिया, ये देखें जो भी बढ़ा रहा हूँ केस बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका जो कोड का पोर्शन है वो बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ब्रेक भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 6 के बराबर है, ठीक है। और हम एक और केस का भी इजाफा करेंगे, ठीक है। हमने एक और केस का भी इजाफा कर दिया, अच्छा 7 कर दिया या 8 कर दिया इसको मैंने। अब देखें ये जो हमने वेरिएबल लिया है वो तो ना 3 के बराबर है, ना 4 के, ना 6 के, ना 8 के। वो किसके बराबर है, वो तो 9 के बराबर है। तो ज़ाहरी बात है ये जो डिफ़ॉल्ट है मैसेज है वो शो होना चाहिए। हम देख लेते हैं क्या शो होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि ब्रेक में कोई मसला है 54 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अच्छा ब्रेक में कौन सा मसला है, ब्रेक 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 54 में कौन सा मसला है, ठीक है। ब्रेक में देखें ये मसला है कि यहाँ पे मैंने कोलन नहीं दिया किसी में भी, ठीक है। यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कोलन नहीं दिया था, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये नीचे वाला एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि 9 के बराबर हमारी कोई भी केस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको केस को मैं 9 के बराबर कर लेता हूँ तो ये अब एग्जीक्यूट होगा, ज़ाहरी बात है, और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने इसको कर दिया द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 9, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये इफ़ एल्स की रिप्लेसमेंट है, इसको भी आप लोग देख लें। और कल जो असाइनमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा था, इफ़ एल्स का कुछ प्रैक्टिस करके जमा करवाएं, ग्रुप में जमा करवा दें, मुझे व्हाट्सएप पे जमा करवा दें या मेरे मैसेंजर में जमा करवा दें, ठीक है। या मोस्टली अच्छी जगह ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे आप सेंड कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा लेक्चर नंबर 7 की जो असाइनमेंट है। उसके बाद इफ़ एल्स में जो प्रैक्टिस करें, जो भी आपने प्रोग्राम इफ़ एल्स में बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इफ़ एल्स में ये अगर आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल x9 नहीं, ये नहीं, तो ये अगर जो कंडीशन आपने प्रैक्टिस की है इफ़ एल्स में, इफ़ एल्स जितने एल्स बनाए हैं आपने, वो जो भी प्रैक्टिस करें पहले उसको प्रैक्टिस करें, और उसको ही आप जो है थोड़ा कोड बेहतर करके आप केस में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। पहले तो इफ़ एल्स की कोई असाइनमेंट कर लें, उसके बाद उसको फिर कन्वर्ट कर दें स्विच केस में, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो है कल पॉसिबल है हम 2-3 लेक्चर ले लें, क्योंकि लूप्स रहते हैं, उसके बाद एरेज भी रहते हैं, उसके बाद एरे का फंक्शन है, और डेट टाइम के जो फंक्शंस हैं PHP में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन चीज़ों को हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे से हम लोग कोशिश करेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जैसे होगी तो वो कर लेंगे।
और अगर हमें कल टाइम मिला या मंडे को टाइम मिला तो हम HTML कर लेंगे, क्योंकि जब हम HTML करेंगे तो हम एक ऐसे समझे कि कैलकुलेटर वगैरह बनाना या मार्कशीट बनाना HTML के थ्रू, और उसको फिर फंक्शनलाइज करना। फंक्शनलाइज किस तरीके से करेंगे, फंक्शनलाइज हम उस तरीके से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब PHP का कोड, जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं हमने, जो कंडीशंस पढ़ी हैं, जो लूप हम पढ़ेंगे, तो उनके थ्रू हम लोग उनको, जो हमारा मार्कशीट होगा उसको हम फंक्शनलाइज करेंगे। ठीक है, फंक्शनलाइज किस तरीके से करेंगे, तो कि हम लोग पहले वैल्यू देंगे, उसके बाद जैसे हम वैल्यूज़ को क्लिक करेंगे तो वो ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के मार्क्स हो गए, मैथ के मार्क्स हो गए, या उर्दू के मार्क्स हो गए, वो सारे कैलकुलेट होंगे। उसके बाद परसेंटेज बनेगी, उसके बाद आपकी डिवीजन बनेगी, उसके बाद आपका जो मार्कशीट है वो जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर बना हुआ है, उसका इंटरफेस, जो भी आप नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद प्लस दबाएंगे तो प्लस होगा, माइनस दबाएंगे तो माइनस होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, डायनामिक चीज़ें हैं, उनके लिए HTML और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट लाजमी है। तो मैं देखता हूँ एक लेक्चर में अरेंज करूँगा जिसमें हम लोग HTML और जावास्क्रिप्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें शायद, मैं पहले सोच रहा था कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके बगैर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। और काफ़ी मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने दूसरी दफ़ा ये पूरा जो लेक्चर है कंडक्ट किया है और दूसरी दफ़ा सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो खैर है, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा न्यूबी है जो PHP सीखना चाहता है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट से लेकर कोड तक, तो आप उसको भी मेरा कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं। तो उसको आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये एक चैनल प्रमोशन नहीं है, मैंने कभी भी नहीं किया चैनल प्रमोशन। तो बहरहाल मेरा जो मेन मकसद है वो है कि किसी न किसी तक एटलीस्ट कोई ना कोई इससे सीख के कोई आगे बढ़े। तो मेरा मेन मकसद यही है। तो आप भी देखें, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है आपके आसपास तो उसको आप रिकमेंड कर लें, पॉसिबल है उसकी मदद हो जाए। ठीक है, और इंशाल्लाह कल फिर 8वें लेक्चर में मिलते हैं। 8वें लेक्चर में मल्टीपल चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेंगी, तो हम इंशाल्लाह 8वें लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और ये जो असाइनमेंट मैंने दिए हैं कोशिश करके ये ग्रुप में आप लोग जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप में जमा करवा दें या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे मुझे जमा करवा दें। और ये जो लेक्चर नंबर 7 की जो भी प्रैक्टिस है वो मैं सेंड कर दूँगा, और ये जो सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पे कोड किए हुए हैं ये भी मैं आप लोगों को जमा करवा दूँगा। ठीक है, ग्रुप में भेज दूँगा बल्कि। तो इंशाल्लाह 8वें लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।